फिजिकल केमिस्ट्री। सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें यूनिट 4 विद्युत रसायन फर्स्ट या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में सबसे पहले ये जानेंगे कि विद्युत का अभिगमन क्या होता है। अगर हम विद्युत के अभिगमन की बात करें तो विद्युत का अभिगमन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? विद्युत का अभिगमन। विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना विद्युत का अभिगमन कहलाता है। नेक्स्ट अगर तो हम लें विद्युत चालकता का मतलब जो विद्युत को गुजरने दे, जो विद्युत धारा को गुजरने दे, वो क्या होंगे? चालक पदार्थ। तो विद्युत चालकता मतलब पदार्थ, जब विद्युत धारा किसी पदार्थ में से गुजरती है तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत चालकता। और अगर पदार्थ विद्युत को नहीं गुजरने दे तो फिर क्या हो जाता है? विद्युत को चालकता। ये विद्युत चालकता दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है धातुओं में चालकता एंड नेक्स्ट है सेकेंड आयनिक चालक। सबसे पहले अगर हम धातुओं में चालकता के बारे में बात करें, धातुओं में चालकता इसे हम इलेक्ट्रॉनिक चालकता भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालकता इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चालकता। अब हम धातुओं में चालकता के बारे में देखें तो जो धातुओं में विद्युत का चालन होता है या विद्युत चालकता होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण चालकता होने की वजह से ही इसे हम इलेक्ट्रॉनिक चालकता भी कहते हैं, क्योंकि धातुओं का प्रमुख गुण है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण चालकता होती है, मेनली धातुओं का गुण है, इसीलिए इसे धात्विक चालकता या धातुओं में चालकता आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर दूसरा देखें आयनिक चालकता। आयनिक चालकता, ये आयनिक चालकता इसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर विद्युत अपघटनी चालकता भी कहते हैं। अभी आयनिक चालकता या विद्युत अपघटनी चालकता क्या होती है? वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन के कारण होती है। मतलब अगर हमने विद्युत अपघट्य है और उसमें हमने क्या लगा दिया? कैथोड लगा दिया और एनोड लगा दिया, तो कैथोड और एनोड दोनों का आवेश अलग अलग होता है। अब विद्युत अपघट्य में जो ऋणावेश होगा और जो धनावेश होगा वो अपने अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे और इस तरह से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे आयनिक चालकता या विद्युत अपघटनी चालकता या इलेक्ट्रोलाइटिक चालकता कहते हैं। जैसे अगर माना हमने किसी विद्युत अपघट्य में कैथोड और एनोड लगा दिए तो विद्युत अपघट्य का कोई भी आवेश माने, अगर धनावेश माने तो वो कैथोड की ओर और ऋणावेश माने तो एनोड की ओर गमन करने लगता है। इससे जो चालकता उत्पन्न होती है उसे आयनिक चालकता कहा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट विशिष्ट चालकता। अब विशिष्ट चालकता क्या है? हमें विशिष्ट चालकता को जानना है तो इसके लिए सबसे पहले एक स्टेटमेंट कि किसी चालक का प्रतिरोध, अगर हम उसके प्रतिरोध की बात, कोई चालक है और किसी चालक के प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध R, चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब R इज समानुपाती L एंड व्युत्क्रमानुपाती A। अगर हमने इसको हटाया तो एक समानुपातिक स्थिरांक रो L अपॉन A।
या रो एक स्थिरांक है जिसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अभी यहाँ तक तो अभी प्रतिरोध आया है। अगर हमें इस समय इसकी परिभाषा, अगर विशिष्ट इस फॉर्मूले से विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा देखें तो क्या होगा, दोबारा से लिख लेते हैं। R बराबर रो L अपॉन A। if L equals to 1 centimeter, A equals to 1 centimeter square, then R is equals to rho. It means इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अतः किसी 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले पदार्थ का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। जिस प्रकार प्रतिरोध, अगर हम प्रतिरोध के व्युत्क्रम की बात करें तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट, जिस प्रकार प्रतिरोध, अगर हम प्रतिरोध के व्युत्क्रम की बात करें तो वो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध निकालना हो तो हम विशिष्ट प्रतिरोध को ये भी कह सकते हैं कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम। इसी तरह विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। हमें विशिष्ट चालकता, इसमें मतलब चालकता क्या होती है, 1/r। तो विशिष्ट चालकता बराबर 1/ρ, ये होता है। जिस प्रकार प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होती है उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध, यही तो रो बराबर ही तो विशिष्ट प्रतिरोध था, तो रो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। और इसे हम कप्पा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो कप्पा इक्वल्स टू 1/ρ, कप्पा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन रो बराबर क्या होता है, रो बराबर RA/L, देन कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, LA × 1/r, यही हो जाएगा। इसको इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, L/A × 1/r। 1/r क्या होती है, चालकता C। तो हम क्या लिख सकते हैं, कप्पा बराबर L/A × C। इस आधार पर हम विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमें इसकी और परिभाषा देनी हो कि विशिष्ट, अभी तो पता है विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। इससे हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया। लेकिन अगर हम बात करें तो इसकी एक परिभाषा हो सकती है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पदार्थ की चालकता, 1 सेंटीमीटर क्यूब पदार्थ की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। ये कैसे, हमने क्या किया था, यहाँ पे L बराबर 1 सेंटीमीटर, A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा था। मतलब हमने चालक की लंबाई तथा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बताया था। इस बेसिस पर चालक के आयतन की बात करें तो आयतन V बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब आयतन 1 क्यूब, इस बेसिस पर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो गया। तो इसी तरह इसी के आधार पर हमने विशिष्ट चालकता निकाला था, R इक्वल्स टू रो। इसी के बेसिस पर परिभाषा ये भी बन सकती है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पदार्थ की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। अब इसके मात्रक की बात करते हैं। मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मोह सेंटीमीटर इनवर्स, तथा एसआई पद्धति में होता है सीमेंस मीटर इनवर्स। कैसे निकला, कप्पा बराबर क्या था, यहाँ पर L तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1/r, R मतलब ओम, लेकिन उल्टा हो गया है तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे हम रटाए रख देंगे मोह, व्युत्क्रम है। इसके बेसिस पे क्या आएगा, कप्पा बराबर मोह सेंटीमीटर इनवर्स।
वन, एक से गया, एक बचा, ऊपर जाके सेंटीमीटर इनवर्स में हो जाए। अगर हम एसआई पद्धति में निकालें तो एसआई पद्धति में क्या रखेंगे, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सीमेंस, सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर ये विशिष्ट चालकता का मात्रक हो गया, परिभाषा हो गई। नेक्स्ट इसके बाद ये हो चुकी है विशिष्ट चालकता। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है तुल्यांकी चालकता। ये क्या होती है? तुल्यांकी चालकता विद्युत अपघट्य की मात्रा दी है 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक। इस विद्युत अपघट्य की 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा को VmL में विलय करके 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे इलेक्ट्रोडों के मध्य रखने पर क्या करना है हमें? 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करना है और इस तरह जो विलयन बनेगा उसे हमें 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे इलेक्ट्रोडों के मध्य में रखना है। जैसे ही विद्युत अपघट्य में ये इलेक्ट्रोड रखे जाएंगे तो आयनों के द्वारा चालकता उत्पन्न होगी और उसी चालकता को क्या कहेंगे? तुल्यांकी। किसके द्वारा उत्पन्न होगी? आयनों द्वारा। दोबारा, विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक को VmL में विलय करके जो विलयन बनेगा उसे 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे इलेक्ट्रोडों के मध्य रखने पर आयनों द्वारा जो चालकता उत्पन्न होगी उसे तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले हमने विशिष्ट चालकता पढ़ा था। अगर हम तुल्यांकी व विशिष्ट चालकता में संबंध के बारे में बात करें, संबंध देखें तो क्या होता है? तुल्यांकी चालकता लैम्डा बराबर विशिष्ट चालकता कप्पा इंटू वी। तुल्यांकी चालकता बराबर कप्पा इंटू वी। इस प्रकार विशिष्ट चालकता और 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन के 1 घन सेंटीमीटर में आयतन, 1 घन सेंटीमीटर में आयतन का गुणनफल तुल्यांकी चालकता कहलाता है। दोबारा इसमें क्या होता है? विशिष्ट चालकता और 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को रखने वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन का गुणनफल तुल्यांकी चालकता कहलाता है। यदि विलयन की सांद्रता, अगर विलयन की सांद्रता की बात करें, सांद्रता C ग्राम तुल्यांक पर लीटर हो तो V बराबर क्या हो सकता है? 1000/C। कैसे? C ग्राम तुल्यांक का आयतन बराबर 1000। अगर हमें 1 ग्राम तुल्यांक का आयतन निकालना हो तो 1000/C, तो 1000/C, इसीलिए V बराबर 1000/C। कैसे कह सकते हैं? C ग्राम तुल्यांक का आयतन ml में 1000, लीटर में 1, तो 1000 लिख दिया हमने। 1 ग्राम तुल्यांक का आयतन बराबर 1000/C, तो V आयतन क्या आ जाएगा? 1000/C। अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूं तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू 1000/C। इसका मात्रक निकालें। किस तरह से? कप्पा का मात्रक कितना, क्या आया था? कप्पा का था मोहो सेंटीमीटर इनवर्स। सांद्रता इसका क्या होगा? तुल्यांक, तो इक्वलेंट आयतन है। सांद्रता दी है C ग्राम तुल्यांक पर लीटर,
तो तुल्यांक पर लीटर ये आ गया। इसके बेसिस पे क्या आएगा, मोह सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वलेंट इनवर्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वलेंट इनवर्स। ऐसा ही पद्धति में क्या हो जाएगा, सीमेंस आ जाएगा, सीमेंस या मीटर, मीटर स्क्वायर इक्वलेंट इनवर्स, ये ऐसा ही पद्धति में हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक है आणविक चालकता या मोलर चालकता। आणविक चालकता या मोलर चालकता की परिभाषा सेम तुल्यांकी चालकता की तरह, थोड़ा सा अंतर है। पहले हमने क्या किया था, विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक था, हमें अब विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मोल या 1 ग्राम अणुभार लेना होगा। तो हमें क्या करना है, विद्युत अपघट्य कितना लेना है, 1 ग्राम मोल या फिर 1 ग्राम अणुभार। 1 ग्राम मोल या 1 ग्राम अणुभार को VmL में विलय करके 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे इलेक्ट्रोडों के मध्य रखने पर आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता क्या कहलाती है, आणविक चालकता या मोलर चालकता कहलाती है। इसे हम म्यू से व्यक्त करते हैं। सेम इसी तरह था, यहाँ 1 ग्राम तुल्यांक था, 1 ग्राम तुल्यांक को VmL में विलय करके 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे इलेक्ट्रोडों के मध्य रखने पर उत्पन्न आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता। जबकि इसमें क्या है, 1 ग्राम मोल या 1 ग्राम अणुभार को VmL में विलय करके 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे इलेक्ट्रोडों के मध्य रखने पर आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता आणविक चालकता कहलाती है। इसे हम म्यू द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसी की तरह अगर हम मोलर चालकता व विशिष्ट चालकता में संबंध देखें तो म्यू बराबर कप्पा इंटू वी ml, म्यू बराबर कप्पा इंटू वी। इस प्रकार जिस तरह से पहले परिभाषा थी, इसी तरह इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, विशिष्ट चालकता और 1 ग्राम मोल या 1 ग्राम अणुभार विलयन को रखने वाले, एक विद्युत अपघट्य को रखने 1 ग्राम मोल या 1 ग्राम अणुभार, इसको हमने VmL में विलय किया है। तो इसी आयतन के बारे में बात करेंगे। 1 ग्राम मोल या 1 ग्राम अणुभार विद्युत अपघट्य को रखने वाले विलयन की घन सेंटीमीटर में आयतन क्या कहलाता है, आयतन का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल मोलर चालकता कहलाता है। सेम इसी की तरह अगर सांद्रता C मोल पर लीटर हो तो V बराबर V/C, ठीक है। अगर हम म्यू बराबर कप्पा, V की जगह क्या लिखते हैं 1000/C, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके आधार पर मात्रक देखें, तो मात्रक क्या होगा, क्या या तो मोह या फिर ओम इनवर्स रखा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये विशिष्ट चालकता का हो गया। अपॉन हमें सांद्रता का रखना होगा, तो सांद्रता रखने के लिए जैसे यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट रखा था, अब यहाँ रखेंगे मोल, तो मोल सेंटीमीटर माइनस क्यूब। इसके आधार पर क्या मात्रक निकल जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ऐसा ही पद्धति में क्या मात्रक होगा, ओम की जगह सीमेंस, ओम मोह की जगह सीमेंस होता है, तो मोह की जगह सीमेंस मीटर, सेंटीमीटर के मीटर एंड मोल इनवर्स, ठीक है। अब इन दोनों ही परिभाषाओं में केवल विद्युत अपघट्य की मात्रा में अंतर था। विद्युत अपघट्य 1 ग्राम पर मोल और यहाँ पर क्या था 1 ग्राम तुल्यांक। अगर ये बात करी जाए, ऐसे विद्युत अपघट्य लिए जाएं जिनके तुल्यांकी भार और अणुभार या फिर
ग्राम मूल में मोल या फिर अणुभार। तुल्यांकी भार, अणुभार दोनों सेम हो तो दोनों के समान होने की कंडीशन में अगर हम इसकी बेसिस पे तुल्यांकी चालकता निकालेंगे तो लैम्डा आएगी, और इसकी बेसिस पे अगर हम आणविक चालकता निकालेंगे तो वो म्यू। दोनों के मान सेम प्राप्त होंगे। कब? जब तुल्यांकी भार और अणुभार सेम हो। लेकिन जिनके अणुभार और तुल्यांकी भार सेम नहीं होते तो उनमें तुल्यांकी चालकता लैम्डा और म्यू में क्या संबंध होता है? तो इस संबंध की बात करें तो इसमें लैम्डा बराबर म्यू अपॉन जेड। यहाँ जेड है विद्युत अपघट्य के आयनन से प्राप्त धनायनों की कुल संख्या। ये क्या है? पॉजिटिव धनायनों की संख्या। कब? जब विद्युत अपघट्य का आयनन होता है तो आयनन से धनायन प्राप्त होते हैं। आयनन से मतलब है विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य में जब इलेक्ट्रोड डाल देंगे तो इलेक्ट्रोड डालने पर विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन पहले अपने आपस में जुड़े हुए होंगे, लेकिन इलेक्ट्रोड दाने पर विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड अपने से विपरीत आयन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो वो टूटने लग जाएंगे, मतलब विद्युत अपघट्य का आयनन हो जाएगा। और आयनन होने की कंडीशन में जो धनायन बनेंगे उनकी संख्या क्या है? Z। अब नेक्स्ट है वह पढ़ना है विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता। विशिष्ट चालकता कप्पा, तुल्यांकी चालकता लैम्डा व मूलर चालकता म्यू। इन तीनों पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम इन्हें विलयन को तनु करते जाएं तो इससे इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर हम किसी विलयन की बात करें तो विलयन की तनुता बढ़ने पर, अगर हम किसी विलयन को क्या कर रहे हैं, इसमें इसे हम तनु कर रहे हैं, तनुता बढ़ने के साथ साथ विलयन है, तनु कर रहे हैं। सीधी लैंग्वेज में या नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें मतलब उसे पतला किया जा रहा है। जैसे जैसे तनु करने के साथ साथ आयतन में वृद्धि होती जाती है। आयतन तो तनु होने के साथ साथ विलयन को तनु किया तो क्या होगा? आयतन में वृद्धि होगी। मतलब हमने कोई विद्युत अपघट्य जिसे हम विलयन बोले, विद्युत अपघट्य है, उसे हमें किसी आयतन में विलय करना, VmL आयतन में विलय करना। ठीक है, जैसे जैसे हम उसे विलय कर रहे हैं मतलब उसे हम तनु कर रहे हैं, तो तनु करने के साथ साथ जो विद्युत अपघट्य का पहला आयतन था उसकी तुलना में आयतन में वृद्धि होगी। जैसे जैसे आयतन में वृद्धि होगी तो आयतन में वृद्धि होने के साथ साथ अगर हम एकांक आयतन में आयनों की संख्या के बारे में बात करें, आयनों की संख्या देखें तो उसमें कमी होगी। कमी कैसे होगी? जैसे हमने विलयन को तनु किया, विलयन मतलब विद्युत अपघट्य में पहले जितने धनायन व ऋणायन थे उनका हम एकांक आयतन में, अगर एकांक पूरा विद्युत अपघट्य उसके एकांक आयतन में देखें तो आयतन कम होने के कारण एकांक आयतन में धनायन व ऋणायनों की संख्या अर्थात आयनों की संख्या ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे पतला करेंगे उसे आयतन में वृद्धि होगी। तनु करेंगे जैसे जैसे आयतन में वृद्धि होगी। अब आयतन तो बढ़ रहा है लेकिन विद्युत अपघट्य के धनायन व ऋणायनों की संख्या तो उतनी ही है, तो धनायन व ऋणायनों की संख्या आयतन की तुलना में पहले एकांक आयतन में ज़्यादा धनायन ऋणायन आ रहे थे, अब एकांक आयतन में कम धनायन ऋणायन आ रहे हैं, तो एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या होगी? घटती जाएगी। और आयतन में कम वृद्धि के साथ आयनों की संख्या, आयन ही तो चालकता के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब एकांक आयतन के सापेक्ष आयनों की संख्या कम हो रही है तो चालकता के मान में क्या हो जाएगी? कमी। विशिष्ट चालकता के मान में होगी कमी। विशिष्ट चालकता के मान तो कम हो जाते हैं, लेकिन विशिष्ट चालकता के मान में जितनी कमी होती है उसकी अपेक्षा आयतन में वृद्धि बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। आयनों की संख्या कम होने से विशिष्ट चालकता के मान में कमी होगी। विशिष्ट चालकता के मान में कमी आयनों की संख्या के कारण होने के साथ साथ आयतन में लगातार इतनी वृद्धि होती जाती है, और आयतन में वृद्धि होने के कारण लैम्डा और म्यू, क्योंकि हमने लैम्डा के फॉर्मूले में हमने कप्पा इंटू वी और म्यू के फॉर्मूले में भी कप्पा इंटू वी किया था, तो इन दोनों में आयतन पर निर्भरता है। तो आयतन एक साथ बढ़ने पर इन दोनों मतलब तुल्यांकी चालकता और मूलर चालकता के मान बढ़ जाते हैं। तुल्यांकी चालकता और मूलर चालकता तनुकरण करवाने पर, मतलब हम इसे लगातार तनु करते जाएं तो तब तक बढ़ती हैं
जब तक कि इनका उच्चतम मान नहीं हो जाता, और इससे ज़्यादा तनु करने पर तुल्यांकी और मोलर चालकता दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मतलब क्या किया, जैसे ही तनु किया, आयतन में वृद्धि हुई, आयतन में वृद्धि एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम होने से विशिष्ट चालकता के मान तो कम हुए। लेकिन अब हम दूसरी तरफ देखें तो आयतन में तो क्या हो रही है, वृद्धि। आयतन लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार आयतन बढ़ने के साथ साथ आयतन बढ़ेगा, तो हमने लैम्डा का फॉर्मूला में भी कप्पा इंटू वी पढ़ा था और म्यू के फॉर्मूले में भी कप्पा इंटू वी पढ़ा था। तो वी बढ़ने के साथ साथ मूलर और तुल्यांकी और मूलर चालकता दोनों की मान में बढ़ती है। मतलब तनु कर जितना ज़्यादा करते जाएंगे उतनी ज़्यादा चालकता का मान बढ़ता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब मान उच्चतम हो जाएगा, इससे अधिक तनुकरण करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हर लिमिट होगी इसकी भी। तो इससे ज़्यादा तनु करने पर जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उस कंडीशन को कह देते हैं हम अनंत तनुता। और इस अनंत तनुता पर ये लैम्डा और म्यू कुछ नए मिलेंगे, तो उसे बोलते हैं लैम्डा अनंत और म्यू अनंत। इन दोनों के द्वारा हम अनंत तनुता पर तुल्यांकी और मूलर चालकताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तुल्यांकी चालकता का मापन या निर्धारण। हम इसका मापन या निर्धारण किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर हम चालकता की बात करें तो चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। अतः किसी विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करके हम उसकी चालकता का निर्धारण कर सकते हैं। हमें अब प्रतिरोध निकालना हो तो प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिजिक्स में पढ़ा है व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज। हम व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से चालकता जल में बने हुए पदार्थ का विलयन लेकर व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से उस विलयन का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। क्या करना है, हमें चालकता सेल में जल को ऐड करना है। चालकता जल में बने हुए पदार्थ, क्या करना है हमें, चालकता सेल में चालकता जल में बने हुए पदार्थ का विलयन। क्या करना, इसमें जिस पदार्थ की हम चालकता के बारे में जानना चाह रहे हैं तो हम क्या करना है, पहले उसे चालकता जल के साथ उसका एक विलयन बनाना है। चालकता जल के साथ विलयन बनाने का कारण क्या है, जिसे अशुद्धियाँ ना के बराबर बिल्कुल बहुत कम रह जाएं, क्योंकि अशुद्धियाँ होने पर चालकता का मापन या निर्धारण पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार नहीं किया जा सकता। तो हमें क्या करना है, पहले पदार्थ का चालकता जल के साथ विलयन बनाना है और उसे चालकता सेल में डालना है। चालकता सेल में डालकर व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे और प्रतिरोध ज्ञात करने के बाद उसकी चालकता का निर्धारण आसानी से हो जाता है। इसी के आधार पर तुल्यांकी चालकता का निर्धारण और मापन हम कर सकते हैं। अब इसमें बार बार चालकता जल आ रहा है। अब ये चालकता जल प्रयुक्त क्यों किया है, तो हम पहले जानेंगे चालकता जल क्या है। हम जब भी तुल्यांकी चालकता लैम्डा और म्यू की बात कर रहे थे तो उसमें हमें विलयन तुल्यांकी भार वाले विद्युत अपघट्य को या फिर अणुभार वाले विलयन को हमने किसी आयतन में विलय किया था। तो आयतन में विलय करते हैं उस समय विलयन बनाना पड़ता है आयतन में घोलकर। तो उसी समय चालकता के परिणामों को एग्जैक्ट बिल्कुल सटीक परिणाम या फिर सही परिणाम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, विलयन में अत्यंत शुद्ध जल मिलाना पड़ता है। अत्यंत शुद्ध क्यों ऐड करना है, अत्यंत शुद्ध अगर उसमें अत्यंत शुद्ध नहीं लेंगे, अशुद्धियाँ उपस्थित होंगी तो अशुद्धियों के कारण, किसके कारण, अशुद्धियों के कारण आयनों का विद्युत चालकता में योगदान हो जाएगा। जो अशुद्धि होंगी अशुद्धियों का भी चालकता में योगदान हो जाएगा। तो उसके कारण हमें विलयन का या फिर विद्युत अपघट्य की एग्जैक्ट चालकता का पता नहीं चल सकता। इसीलिए हमें क्या करना होता है, उसमें शुद्ध बिल्कुल अत्यंत शुद्ध जल मिलाना होता है। अब ये अत्यंत शुद्ध जल कैसे बनाया,
अत्यंत शुद्ध बनाने की मिलाने के लिए सबसे पहले अत्यंत शुद्ध जल होता क्या है या फिर कैसे बनाया। अब हमें अत्यंत शुद्ध जल मिलाना क्या होता है, क्योंकि अगर अशुद्धि युक्त जल को मिला दिया तो उससे हमारी चालकता का मान बहुत उच्चतम प्राप्त होता है। एग्जैक्ट जो चालकता होगी वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। हमें क्या किया, कोलेराउस नामक वैज्ञानिक ने 40 बार कम दाब पर जल को आश्वित किया। 40 बार कम दाब पर जल को आश्वित किया और इस आश्वन के फलस्वरूप जो जल प्राप्त हुआ उससे अति शुद्ध जल कहते हैं, और यही जल है चालकता जल। इसी चालकता जल को विलय में मिलाते हैं और आसानी से हम चालकता का निर्धारण कर सकते हैं। ये जो चालकता जल होता है, अगर हम इसकी चालकता के बारे में बात करें तो इसकी चालकता का मान बहुत कम होता है, तो वो विलयन की चालकता में कोई अवरोध नहीं पैदा कर पाता। अगर हम सामान्य परिस्थितियों की बात करें तो सामान्य परिस्थितियों में चालकता जल में थोड़ा सा KMnO4 मिला दो और उसे बार बार आश्वित करो। कोलेराउस ने तो क्या किया था, 40 बार कम दाब पर जल को आश्वित करके अतिशुद्ध जल प्राप्त किया, जिसे चालकता जल कहते हैं। लेकिन अगर चालकता जल हमें सामान्य परिस्थितियों में चाहिए हो तो जल में KMnO4 मिलाकर उसे कई बार आश्वित करके भी हम चालकता जल प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, इसी में हमने पढ़ा चालकता सेल। अब ये चालकता सेल क्या है, ये इसके कई सारे टाइप्स हैं, कई प्रकार के होते हैं। ये पायरेक्स कांच के बने होते हैं, पायरेक्स कांच। इसमें इलेक्ट्रोड की बात करें तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, प्लेटिनम की मजबूत पत्तियों को कांच की नलियों के साथ सील कर देते हैं। क्या करते हैं, प्लेटिनम की जो मजबूत पत्ती जिसे हम क्या कह रहे हैं इलेक्ट्रोड, उन्हें हम कांच के साथ क्या कर दिया जाता है, साथ सील कर दिया जाता है। कांच के साथ सील कर देने पर, अब हमने कांच के साथ सील तो कर दिया, मानो ये है। अब इसके बाद दो इलेक्ट्रोड ये लगा दिए गए। अभी प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, कांच के साथ इन्हें सील कर दिए, लेकिन हमें इसे क्या परिपथ से कनेक्ट करना है। परिपथ से संपर्क करने के लिए इन दोनों को आपस में कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, इसमें हम विद्युत कांच की जो नली होती है इसमें थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, मरकरी डाल दिए जाते हैं, मरकरी डाल देते हैं, इसमें Hg मिला दिया जाता है। इस तरह से ये दोनों आपस में संपर्क में आ जाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इस चालकता सेल को प्रयोग करने से पहले इसमें कुछ क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल डालते हैं और कुछ देर तक इसमें AC करंट प्रोवाइड करते हैं। जब हम AC करंट प्रोवाइड करते हैं इसमें क्लोरोप्लेटिनिक एसिड डालकर, तो इसकी जो प्लेटिनम की पत्तियां होती हैं इस पर कुछ कण आकर जमा हो जाते हैं। तो कुछ कण आकर जमा होने से जैसे ये कण, तो इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहले ये क्षेत्रफल, तो कण आने पर थोड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बढ़ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे स्पष्ट बिंदु प्राप्त हो सकता है। मतलब हमें क्या करना था, अभी इससे पहले हमने क्या किया था, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चालकता जल में बने पदार्थ का विलयन को हमें चालकता सेल में डालना होगा। अब हमें चालकता सेल में इस विलयन को डालने से पहले क्या करना होगा, क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल डालकर AC करंट प्रवाहित करेंगे, जिससे हम इसका क्षेत्रफल बढ़ा लेंगे। फिर उसके बाद चालकता सेल के द्वारा व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से, इन दोनों के द्वारा व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम प्रतिरोध ज्ञात करके चालकता का निर्धारण कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेल स्थिरांक। ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।